हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो भैया 15 मार्क्स का ये टॉपिक है। ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 15 मार्क्स का टॉपिक है। और अगर हम बात करें टोटल मिलाकर 2 यूनिट ऐसी हैं आपके सिलेबस में जो 15 मार्क्स की हैं। एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और एक कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस में जहां आपको काफ़ी टाइम लगता है, 10-12 दिन लग जाते हैं उसको पूरा करने में, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को आप बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हो और उसमें पूरे 15 में से 15 मार्क्स आप ले सकते हो। बस आपको करना क्या है, फार्मूलाज याद करने हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन पर वर्कआउट करना है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ा सा अच्छी हो। और उसका तरीका एक ही है कि आप मैनुअली कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो। अगर अभी भी आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हो, अपना टाइम बचा रहे हो, तो यकीन मानो पेपर में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी अगर आप टाइम ज़्यादा लगाओगे, मैनुअल कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो पेपर में आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि भैया कैलकुलेशन तो इसमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो टॉपिक आपका सिंकिंग फंड और ईएमआई, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें करनी पड़ती है। तो मैं पहले ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि भैया मैनुअल कैलकुलेशन की आदत अपना डालना स्टार्ट कर दो और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। और उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर यूज़ कर सकते हैं गॉड क्लासेस का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि ये प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है। आप ही को ध्यान में रख के बनाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इसमें नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप इन दोनों से कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप अमेजोन से भी इसमें परचेज कर सकते हो। ठीक है। और इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पता है कि यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप पीछे के सारे वीडियोस देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो आज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर 4-5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें परपेचुटी। ठीक है। परपेचुटी के बारे में अगर हम बात करें, परपेचुटी होती क्या है, ठीक है, उसका सेंस भी आपको पता होना चाहिए कि परपेचुटी का मतलब क्या होता है। तो परपेचुटी का मतलब कुछ इस तरह से आप समझो कि मान लो कोई फाइनेंशियल स्कीम है कोई, ठीक है, कोई प्लान है आपके पास, फाइनेंशियल प्लान है। उसके अंदर आपने एक बार इकट्ठा पैसा डाल दिया। अब इकट्ठा पैसा आपने डाल दिया, उसके बाद आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से हर महीने या हर 6 महीने या हर 3 महीने या हर साल, जो भी टाइम पीरियड होगा, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा, जब तक वो फाइनेंशियल स्कीम में आपका पैसा रहेगा। यानी इनडेफिनेट टाइम तक आपको वो मिलता रहेगा। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई खत्म होने का वो नहीं है, जब तक आपका पैसा उस स्कीम में डला हुआ है। इसी को बोलेंगे परपेचुटी। फिक्स पेमेंट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम टू इनफेनाइट। ठीक है। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं कि 2 3 4 साल तक मिलेगा, आपको वो हमेशा मिलता रहेगा। इसी को हम परपेचुटी बोलते हैं। परपेचुटी इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट, फिक्स डेट पर स्टार्ट होगी, एंड कंटिन्यूइंग इंडेफिनिटली और परपेचुअली, और वो हमेशा चलती रहेगी। फिक्स कूपन पेमेंट ऑन परमानेंटली इन्वेस्टेड सम ऑफ द मनी आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ द परपेचुटी। तो ये परपेचुटी का एग्जांपल है। अच्छा, परपेचुटी जैसा यहाँ डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि भाई फिक्स डेट से स्टार्ट तो आपने कर दी, ठीक है, लेकिन उसकी एंड डेट कुछ नहीं होती। तो अगर परपेचुटी की एंड डेट नहीं होती है तो इसका मतलब है ये फ्यूचर वैल्यू परपेचुटी की आप फाइंड नहीं कर सकते हो। परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सारा कुछ डाटा दे दिया कि भैया इतना परपेचुटी आ रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते। उसमें आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आप फार्मूला लेके बैठ जाओ कोई सा और उसमें लगाने निकालने में लग जाओ उसकी फ्यूचर वैल्यू। परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है। तो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए दो फार्मूले आपके पास, एक है पी इक्वल्स टू आर अपॉन आई, दूसरा है पी इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन आई। दोनों फार्मूले आपको कब लगाने हैं? तो दो तरह की परपेचुटी होती है। ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आप किराए पर देना चाहते हो। ठीक है। किराए पर कोई व्यक्ति लेने के लिए आता है, तो अब किराया लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे भाई, जैसे ही वो अपना सामान लेकर आए, जैसे मान लो 1 तारीख को उसका टाइम फिक्स हुआ कि 1 तारीख से आप यहाँ पर रहना स्टार्ट करो, वो अपना सामान वामान ले आया, भैया 1 तारीख को आ गया,
आपने कहा यह पहले पैसा, पहले एडवांस किराया रहेगा, उसके बाद फिर आप रहना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर पेमेंट क्या हो रही है, आप स्टार्टिंग में ले रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपकी, पेमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़े से बड़े दिल वाले व्यक्ति हो, आपने कहा कि भैया चल कोई नहीं, 1 तारीख को तू आ जा रहने के लिए, 1 महीना रहने के बाद किराया दे, यानी किराया आप बाद में ले रहे हो, जो पेमेंट टर्म होगी उसके बाद में किराया ले रहे हो। इसका मतलब पेमेंट आपको मिल रही है एट द एंड। तो ये दो टाइप की परपेचुटी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 परपेचुटी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला रहता है R/आई। पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, आर का मतलब रिकरिंग पेमेंट कह सकते हो, आप रिसिप्ट कह सकते हो, आप परपेचुटी कह सकते हो, और आप सिंपल लैंग्वेज में इसको इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हो। तो ये फार्मूला लगाना है, और अगर बिगनिंग वाले में आ जाता है तो एक आर आपको और ऐड कर देना है, R+R/आई। तो छोटा सा कंसेप्ट है, छोटे क्वेश्चन इसके आएंगे 1 या 2 नंबर, इससे ज्यादा का इसका क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको परपेचुटी निकालनी आ जाए सही से। कह रहा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹60। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, आर होती है। ठीक है, जो आपको परपेचुटी यहाँ पर देनी है। एट द एंड का मतलब हो गया टाइप 1 परपेचुटी हो गई, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ मनी इज वर्थ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जो इंटरेस्ट इसमें दे रखा है वो दे रखा है आपको 4%। 4% है लेकिन सेमी एनुअली है, तो आधा हो जाएगा। पूरे साल का अगर 4% है तो आधे साल का यानी 6 महीने का हो जाएगा 2%, 2% हाफ ईयरली। ठीक है, तो अब आपको पी निकालना है, R/आई फार्मूला रहता है, आर की जगह 60, आई की जगह 2, परसेंटेज का 100 हटा के ऊपर लगा दो, आंसर आ जाएगा इसका 3000। तो ये जो परपेचुटी है आपकी ये बन जाएगी, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये बन जाएगी 3000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एट व्हाट रेट कन्वर्टेड सेमी एनुअली, यानी यहाँ पर आपको आई निकालना है, सेमी एनुअली है। विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹450, परपेचुटी कितनी है 450। पेबल एट द एंड, पेबल एट द एंड मतलब टाइप 1 परपेचुटी होगी, ऑफ ईच 6 मंथ बी ₹20,000। प्रेजेंट वैल्यू इसकी आपको दे रखी है 20,000। आई आपको फाइंड करना है। आई हम मान लेते हैं कि लेट आई X%, ये पर एनम है, कि पूरे साल में इंटरेस्ट जो है वो X% होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है हाफ ईयरली, उसका आधा कर लो, X/2%। ठीक है, या X/200, ये हाफ ईयरली के लिए हो गया। तो अब टाइप 1 परपेचुटी है, फार्मूला आपका यही वाला रहेगा, पी की जगह 20,000, R 450, आई आ गया आपके पास एक्स अपॉन का जो 200 है यहाँ लगा दो। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, एक्स की वैल्यू आएगी 450/100, आंसर आ जाएगा 4.5%। ठीक है, 4.5% पर एनम। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स लेकर ही स्टार्ट कर देते हैं, या आई को आई रखकर ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आई रख के अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका पर एनम का आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही उसको करके चल रहे हो, जो भी आपको दे रखा है 6 मंथ का दे रखा है, या 12 महीने का दे रखा है, या क्वार्टरली दे रखा है, उसके हिसाब से चेंज करके पहले ही चलते हो, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होती, इसमें आंसर आपका सही आता है। थर्ड में कहता है कि हाउ मच मनी इज नीडेड टू इंडोर ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉस्टिंग ₹25,500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर indefinitely if money is worth 3% compounded annually। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको कितना पैसा चाहिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर लेने के लिए, जिसमें आप हर 6 महीने में, हर साल में ₹2,500 आप बिगनिंग में उसका जमा कर रहे हैं, जिसमें आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर परपेचुटी आपको दे रखी है 2,500, इंटरेस्ट दे रखा है 3%, कंपाउंडेड एनुअली है,
तो यही रहेगा ऐसे कैसे ही। पी आपको निकालना है, पेमेंट बिगिनिंग में हो रही है तो आर प्लस आर अपॉन आई ये फार्मूला रहेगा। आर की जगह 2500, 2500 अपॉन में 3% का 100 ऊपर लगा दो, 2500 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करो, 3 अठे 24, ठीक है, एक बचेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 33.33, 5 3 8, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 85,833.33। नेक्स्ट में कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम ऑफ रुपीज एक्स, यहाँ पर जो परपेचुटी है वो आपको एक्स दे रखी है, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज रुपीज 40,000। तो वो आपको दे दिया यहाँ पर इसने प्रेजेंट वैल्यू, तो पी हो गया 40,000। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और इंटरेस्ट है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो आई हो जाएगा 6/2 यानी 3%। पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड हो रही है क्या, हाँ पेमेंट हो रही है एट द एंड यानी टाइप 1 परपेचुटी हुई, तो फार्मूला हो गया पी इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पी हो गया आर, हमें एक्स दे रखा है, आई की जगह 3%, तो जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200, तो ये आपकी परपेचुटी आ जाएगी 1200 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके परपेचुटी के, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें ज़्यादातर आपसे अमाउंट या फिर आर निकालने के लिए बोलता है। लेकिन सिंकिंग फंड होता क्या है, नाम इसका सिंकिंग फंड है, लेकिन ये हमारे बहुत काम आता है, डुबोता नहीं है, हमें उबारता है। अगर हमारा कोई फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, पैसा उसका मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं आज से ही जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। उसको जोड़ने के लिए मैं किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कुछ पैसा हर साल में या हर 6 महीने में या हर एक महीने में मैं उसमें पैसा डालता हूँ, जिस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। और जो मेरा गोल है कि मेरे को 4 साल बाद इतना पैसा इकट्ठा करना है, सपोज अब मेरे को अपना यूट्यूब स्टूडियो जो है ना वो बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और जो मुझे अगले 3 साल के अंदर अंदर बनाना है, ठीक है, तो 3 साल का टारगेट मेरे पास है, तो 2 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठा नहीं है, तो उसके लिए क्या करूंगा, हर महीने या हर 6 महीने में या हर 3 महीने में या हर साल में जैसा भी हिसाब किताब बनेगा, तो कुछ पैसा मैं उसमें लगातार एक प्लान में डालता जाऊंगा, जिससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद मेरे पास 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अब 2 लाख रुपए मैंने इकट्ठा तो कर लिया, अब मैंने पैसा किसके लिए इकट्ठा किया, स्टूडियो के लिए। पैसा मैं लगा दूं अगर मैं कहीं और, मान लो बच्चों की एजुकेशन में लगा दूं, पैसा तो वो मेरा है, लगा तो कहीं भी सकता हूँ, लेकिन फिर वो सिंकिंग फंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिंकिंग फंड में जो पैसा है उसको आप उसी काम के लिए लगाते हो जिस काम के लिए आपने वो फंड बनाया है, तभी उसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो सिंकिंग फंड एक तरह से रेगुलर एन्युटी जो होती है उसकी तरह काम करता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी पता नहीं, लेकिन क्लास 11th में आपको ये दिया हुआ है। तो sinking fund is a fund created to accumulate money over the years to discharge a future obligation like replacing an old machine by a new machine। पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लानी है, रेनोवेशन ऑफ हाउस करना है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करना है, इस तरह का कोई भी काम आपको करना हो तो उसके लिए हम एक सिंकिंग फंड बना सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने सिंकिंग फंड आप लोगों के लिए किसी के लिए बना भी रखा हो कि भाई बच्चों का आगे हायर एजुकेशन है या शादी होनी है, तो उसके लिए मेरे को कुछ फंड चाहिए। तो इसके अंदर जो फार्मूला रहता है इसमें भी दो टाइप होती हैं, टाइप 1 टाइप 2 इसमें भी है, जिसमें पेमेंट एट द एंड होती है। ये वाला जो फार्मूला है पहले वाला पेमेंट एट द एंड का है, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी के आते हैं, पेमेंट एट द एंड के। अभी तक तो इसी के आए हैं, अब हो सकता है कि आपके टाइम में कुछ चेंज होना हो तो बिगनिंग वाला आ जाए। तो फार्मूले में क्या करना है आपको, जो अमाउंट का फार्मूला होगा, नहीं जो टोटल पैसा आपको इकट्ठा करना है उसको हम बोलेंगे ए, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। आर का मतलब वही, ठीक है, रिकरिंग पेमेंट होगी, 1 + i की पावर आई इंटरेस्ट हो गया, एन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, -1 डिवाइडेड बाय आई। ये फार्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको एन्युटी टेबल यूज करने को बोलता है तो उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी SN/I, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू टेबल होती है, उससे वैल्यू मिलेगी आपको। एन का मतलब वही टाइम हो गया, आई का मतलब इंटरेस्ट हो गया, इस वैल्यू को आपको सिंपली आर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
अगर पेमेंट बिगिनिंग में होती है तो बिगिनिंग वाले फार्मूले में क्या चेंज आएगा, इस फार्मूले में आपको सिर्फ 1 + i मल्टीप्लाई कर देना। जो पहला फार्मूला था उसमें 1 + i मल्टीप्लाई कर देना। इस वाले फार्मूले में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा r इंटू में s n+1/i-1। इसमें ये फार्मूला आ जाएगा, उसमें आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी -1 करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर तैयार। ठीक है, तो दो ये फार्मूले हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस में सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा गया है। तो दोनों ही हमारा पैसा है, सेविंग अकाउंट है उसमें भी हम अपना पैसा डालते हैं, और जो सिंकिंग फंड है उसमें भी पैसा अपना डालते हैं। तो पैसा तो अपना ही है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहला फर्क ये है कि सिंकिंग फंड एक फिक्स टर्म अकाउंट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, आप उसे कभी भी मन चाहे तरीके से अपना उसको बंद कर सकते हो। सिंकिंग फंड एक सेटअप हम करते हैं किसके लिए? पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंस, फ्यूचर में आने वाले किसी खर्चे के लिए। सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कि सिंकिंग फंड के अंदर एक फिक्स अमाउंट जाता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितना मर्जी पैसा कर दो और जब मर्जी चाहे कर दो, महीने में 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, पैसा 1,000 रुपये करो, 1 रुपया करो, 10 रुपये करो, तो 1 लाख रुपये करो, वो आपकी मर्जी। जो इसमें आप पैसा लगाते हो उसको उसी काम के लिए यूज किया जाता है जिसके लिए वो बनाया गया है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। इमरजेंसी में आप कभी भी जब आपको ज़रूरत लगे, पैसा चाहिए, आप जाके अपना पैसा निकालो। तो ये इसके अंदर मोटे मोटे बेसिक फर्क होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी स्टैब्लिश सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख डेट। एक कंपनी है जिसको अपना 1 लाख का कर्जा जो है वो चुकाना है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक फंड बनाती है जो कि 4 साल में जाके मेच्योर होगा। तो पैसा कितना इकट्ठा करना है? 1 लाख रुपए। तो ये हो गया। टाइम कितना है? 4 साल का टाइम। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल करना है पेमेंट उसमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट। ईच एनुअल डिपॉजिट का मतलब आर आपको निकालना है, जो रिकरिंग पेमेंट है। इफ इंटरेस्ट इज 18% पर एन, इंटरेस्ट दे रखा है आपको 18% पर एनम दे रखा है, कुछ चेंज नहीं करना, 0.18 इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, ए इक्वल्स टू में आर 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। ए की जगह 1 लाख आ गया, आर आपको फाइंड करना है 1 + 0.18 -1 डिवाइडेड बाय 0.18। इस 0.18 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओगे, ये आ जाएगा 18,000। 1.18 -1। ये जो 1.18 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये है 1.9388 -1। इसमें से इसको माइनस करो, 0.9388। आपने देखा यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको करने में आपको कोई दिक्कत हो। नॉर्मली इसका क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, तो 3 नंबर के लिए अगर इतना काम करना पड़ेगा तो ये कुछ भी नहीं है 3 नंबर के हिसाब से। लेकिन इसका असली काम तो वह स्टार्ट होता है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको 18,000 को डिवाइड कर देना है 0.9388 से। इसका डेसिमल हटाओ, ऊपर 4 जीरो लगाओ, जितना कट सकता है उतना पहले इसको काट के छोटा करो, उसके बाद इसको डिवाइड करो। यहाँ पर इसमें टाइम लगता है सिंकिंग फंड के क्वेश्चन में, और ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट वैसे इसके होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो तो उसमें कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो सीयूटी वाला चैनल है उस पर भी है, इस चैनल पर भी है। तो वो आप डालोगे तो वहाँ पर आपको डिवीजन की ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर पूरा करो इसको, ताकि आप इसका आंसर सही से निकाल सको। इसका आंसर आ रहा है 19173.25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन 10 years ए मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 विल हैव ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹4,000। एक मशीन जो हमने 40,000 में खरीदी है, 10 साल बाद उसकी सैल्वेज वैल्यू 4,000 हो, यानी 4,000 रुपये वैल्यू उसकी अब रह जाएगी यूज करने के बाद 10 साल। ए न्यू मशीन एट द एट दैट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर ₹52,000। अगर हमें उस समय एक नई मशीन खरीदते हैं, यहाँ से 10 साल बाद,
तो जो मशीन आज 40 की मिली है वो 10 साल बाद 52,000 की मिलेगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब 52,000 एंड द सैलवेज कॉस्ट मतलब 4,000, तो इनका दोनों का जो डिफरेंस है, जो हमें मशीन नई खरीदनी होगी, नई मशीन खरीदने के लिए हमें पैसा कितना चाहिएगा, इन दोनों का डिफरेंस चाहिएगा। क्योंकि जो नई मशीन है वो हमें मिलने वाली है 52,000, लेकिन जब हम नई मशीन लेंगे तो पुरानी काम क्या करेंगे, तो पुरानी के काम क्या करेंगे, पुरानी की जो सैलवेज वैल्यू हमें मिल रही है वो हम ले लेंगे। यानी पुरानी मशीन हमारी 4,000 में जा रही है तो वो 4,000 रुपये हम वहां से ले लेंगे। तो नई मशीन खरीदने के लिए मेरे पास 10 साल बाद 48,000 रुपीज होने चाहिए। अब इसके लिए एक सिंकिंग फंड सेटअप किया गया जिसमें इक्वल पेमेंट हो रही है और एट द एंड हो रही है। इफ द फंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली, जिसमें इंटरेस्ट 7% मिल रहा है, यानी 0.07 टाइम 10 साल का है। तो वो कहता है हाउ मच शुड ईच पेमेंट बी, तो यानी आर इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो एक ही जगह 52,000 नहीं 48,000 आ जाएगा। आर 1 + I, फार्मूला लिखना है आपको पेपर में पहले, पावर 10 - 1 डिवाइड बाई 0.07, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 7 × 8 = 56, 7 × 4 = 28 और 5 × 33, एक जीरो आ जाएगी। आर 1.07 की पावर 10 - 1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.96715, माइनस करेंगे तो 0.96715। आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लाएंगे, इसके नीचे 3360 डिवाइडेड बाय 0.96715, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास इसका आंसर आ रहा है 3474.1। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 3360 डिवाइडेड बाय 0.96715। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर एक्स प्लान टू सेव अमाउंट फॉर द हायर स्टडीज ऑफ हिज सन। मिस्टर एक्स ने क्या करा, उन्हें अपने बच्चे को हायर स्टडी करानी है। सभी माँ बाप का सपना होता है बच्चा अच्छा हाई स्टडी करे, अच्छा खासा पढ़े, ठीक है, कुछ ज़िंदगी में करे। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, उनको लगा कि भाई 10 साल बाद मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई इसकी स्टडी की कॉस्ट मुझे 1 लाख रुपए पड़ेगी। तो टाइम आपको दे दिया कितना, 10 साल, और जो पैसा इकट्ठा करना है वो दे दिया 1 लाख। हाउ मच शुड बी सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब ये बिगिनिंग वाला केस आ गया कि उन्होंने जो पैसा इकट्ठा करना है वो साल की स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं फंड। तो बिगनिंग में यानी जो सेकंड वाला फार्मूला है वो लगाएंगे, टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। अब फार्मूला क्योंकि बिगनिंग वाला लगाना है आपको, तो उस फार्मूले में क्या होता है, आर 1 + I की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + I। एक ही जगह 1 लाख आ गया। आर आपको निकालना है 0.12 की पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.12 1 + 0.1, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12,000। यह आ जाएगा 1.12 की पावर 10 - 1 इंटू में 1.12। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, परेशान मत होना कि 1.12 की पावर 10 की वैल्यू दे रखी है आपको, या फिर आपको वैल्यू 11 की दे रखी। अगर 10 की वैल्यू दे रखी होती पावर 10 की, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, -1 कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पावर इसमें 1.12 की पावर 11 दे रखी है तो 11 कैसे आएगा, आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो। तो 1.12 की पावर 10 इधर है, 1 इधर है, 11 हो गया, -1 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया। इसकी वैल्यू 3.4786 - 1.1,
तो ये बना आपके पास 12,000 इक्वल्स टू में आर इंटू, इसमें से इसको माइनस करो तो 6, 8, 7 - 2 5, 4 - 1 3, और 3 - 1 2, ये बच गया। इसको लाके यार नीचे डिवाइड कर दो। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ रही है 5087.87। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखी है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है, मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करना है, मैनुअली कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आप टाइम लगा लेना, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम जरूर इससे थोड़ा बहुत सेव हो। ठीक है, ये मत सोचना कि ये वाला डिवीजन छोड़ देंगे, काम का आधा एक नंबर कट जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। पूरे नंबर आप ले सकते हो इसमें, डेसिमल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड का जो टॉपिक था, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई ने स्टार्ट किया था तब ये टॉपिक डाल रखा था, अगले साल हटा दिया। ठीक है, फिर कोविड चलता रहा तो कई साल तक इसकी होश ही नहीं आई। अब जाके दोबारा से ये बॉन्ड डाल दिया है, इसकी जगह इंटरेस्ट जो रिटर्न था वो वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया। तो बॉन्ड एक्चुअली में है क्या? बॉन्ड में एक्चुअली ये होता है कि जो कोई कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपसे लोन लेती। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, आप लोन नहीं ले रहे हो, वो आपसे लोन ले रही है। तो कंपनी क्या करती है, कुछ भी उसे काम करना है तो उसके लिए उसे फाइनेंस इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये कंपनी आपने बॉन्ड निकालती है। ठीक है, यानी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस बॉन्ड की वैल्यू लिखी होती है कि भैया ये बॉन्ड 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है। तो कंपनी आपको वो बॉन्ड देती है, आप कंपनी से बॉन्ड खरीदते हो, यानी आप कंपनी को पैसे देते हो बॉन्ड के बदले। अब कंपनी उसके बदले में क्या देती है? कंपनी कहती है हम आपसे लोन ले रहे हैं, आपने हमारा बॉन्ड खरीदा है, तो हम आपको एक रेगुलर पेमेंट देंगे एज ए डिविडेंड। ठीक है, जिसका कुछ परसेंटेज फिक्स होता है कि वो 10% होगा, 5% होगा, 8% होगा, उसको हम बोलेंगे कूपन रेट। और उसकी हेल्प से जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है, यानी जितने का आपने बॉन्ड खरीदा था, उस बॉन्ड की फेस वैल्यू पर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो पैसा आपको मिलता है उसको बोला जाएगा कूपन पेमेंट। तो कूपन पेमेंट को डिनोट करते हैं हम सी से। तो सी को निकालने का क्या फार्मूला रहेगा? सी को निकालने का फार्मूला रह जाएगा, जो भी हमारे इसकी बॉन्ड की फेस वैल्यू होगी, इसको कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कूपन रेट को डिनोट करते हैं हम आर से। तो एक कहानी तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ पैसा मिलेगा। उसके बाद और क्या पैसा आपको मिलेगा? जो बॉन्ड का टाइम होगा, 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, जितना भी बॉन्ड का टाइम होगा, तो जब आप उसे बॉन्ड को रिडीम कराओगे, तो रिडीम करने पर दो केसेस बनेंगे। या तो बॉन्ड उसी वैल्यू पर रिडीम होगा जिस पर आपने खरीदा था, या बॉन्ड की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है रिडेम्पशन पर, यानी जब आप बाद में बॉन्ड को रिडीम कराओगे। तो जो भी होगा, कम होगी वैल्यू या ज़्यादा होगी, तो कंपनी कहती है जब आप बॉन्ड को रिडीम करोगे तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट और मिलता है जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट। उसको डिनोट करेंगे हम आई से। तो उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन और होगी, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इसके हिसाब से जो भी आपका कूपन पेमेंट होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को मिलाकर जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड की फेयर वैल्यू या फिर बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इतनी सी कहानी है बॉन्ड। फार्मूले इसमें क्या क्या यूज करने हैं आपको? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि सी निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा फेस वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो भी आर परसेंट आपको दे रखा होगा कूपन रेट। तो अब हमें बॉन्ड इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो निकालनी है, फेयर वैल्यू वो निकालनी है बॉन्ड की। तो जो कूपन पेमेंट होगा उसके हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कूपन पेमेंट इंटू में 1 - 1 + i⁻⁻n डिवाइडेड बाई आई, प्लस जो मेच्योरिटी के टाइम पर अमाउंट होगा, ये सेम भी हो सकता है, जो फेस वैल्यू होती है हमारी उसके बराबर भी हो सकता है, या उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में आपको बता देगा। अगर वो लिखता है एट पार, तो इसका मतलब है उसी वैल्यू पर रिडीम हो रहा है। कुछ भी नहीं भी लिखता है तो भी वो उसी वैल्यू पर रिडीम हो रहा है। तो इस एफ के हिसाब से हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1 + i⁻⁻n। इन दोनों प्रेजेंट वैल्यू को मिलाकर हमारे पास बॉन्ड की एक फेयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एफ का मतलब फेस वैल्यू नहीं है, यहाँ पर एफ का मतलब मेच्योरिटी के टाइम पर जो वैल्यू है वो है। अब यहाँ पर आपके पास ये तीन केसेस होंगे जो आपको कुछ एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। अगर डिस्काउंट रेट मतलब आई,
अगर आई की वैल्यू कूपन रेट से कम होती है, यानी आर से कम होती है, आई की वैल्यू अगर आर से कम होती है, तो उस केस में फेस वैल्यू जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी। बॉन्ड की फेस वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी, यानी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्काउंट रेट और कूपन रेट दोनों इक्वल हो गए, यानी आई और आर दोनों इक्वल हो गए, तो फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। अगर आपका आई कूपन रेट से ज्यादा हो गया, तो उस केस में जो फेस वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी। तो अब रिलेट करना किसको, डिस्काउंट रेट को फेस वैल्यू से। डिस्काउंट रेट ज्यादा है तो फेस वैल्यू ज्यादा है, डिस्काउंट रेट इक्वल है, फेस वैल्यू इक्वल है, डिस्काउंट रेट ज्यादा है, फेस वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, कम होगी तो कम करना, ज्यादा होगी तो ज्यादा करना, सिंपल, बस ऐसे याद रखना। उसके अलावा जो इसमें आई आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला आपको दे रखा है, अप्रोक्स वाई टी एम। जो डिस्काउंट रेट होता है उसको ईल्ड टू मेच्योरिटी भी बोलते हैं, तो उसी की शॉर्ट फॉर्म हो गई वाई टी एम। तो ये हो गया सी प्लस में फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, एंड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला हमारा इसका। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं कैसे आपको करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ए रुपीज 600, 600 रुपीज का बॉन्ड है, तो ये इसकी फेस वैल्यू। 8% बॉन्ड, 8% बॉन्ड का मतलब हो गया परचेज प्राइस ऑफ ए रुपीज 600, 8% बॉन्ड, डिविडेंड पेबल सेमी एनुअली, यानी ये आपका कूपन रेट हो गया। ठीक है, ये आर हो गया 8%, लेकिन सेमी एनुअली है तो आधा कर देंगे 4%। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार का मतलब मेच्योरिटी के टाइम पर जो वैल्यू है वो भी फेस वैल्यू के बराबर ही है, इन 5 ईयर्स। टाइम हो गया 5 ईयर्स का, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है तो उसको 10 कर देंगे। इफ द यील्ड रेट इज टू बी 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यील्ड रेट मतलब आई, ये भी आपको 8% दिया हुआ है, सेमी एनुअली है तो 4% हो गया। अभी आपको पीछे कंसेप्ट में बताया मैंने कि भैया डिस्काउंट रेट और कूपन रेट अगर आपस में इक्वल होते हैं, तो उस केस में जो फेस वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल आएगी। तो फेस वैल्यू अगर 600 है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 600 ही निकलेगी, आंसर भी इसका 600 ही निकलेगा। अगर ये एमसीक्यू में होगा तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे के आंसर आंसर आप देते हैं। लेकिन अगर हम इसे सब्जेक्टिव में लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू इसकी 600 कैसे आ रही है। ऐसे नहीं कि भाई कोई तीर या तुक्का ऐसे लगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है, पहले उसके लिए सी निकाल लो। सी होता है जो हमारी फेस वैल्यू होती है उसको कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 रुपीज़ हमारे पास कूपन पेमेंट आ गई। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला क्या रहता है, सी 1 - 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई प्लस में एफ 1 + आई की पावर -n। तो सी आपके पास 24 है, आई 4%, 4% मतलब 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर कितना, टाइम कितना है 10 पावर -10 प्लस एफ कितना है 600, इसका डेसिमल आप हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, नीचे ये 4 आ गया। ये 1.04 की पावर -10, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.6755। यहाँ पर भी आ जाएगा 0.6755। 600 हो गया, 600 से एक को मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, 600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिख दो बस। अभी मल्टीप्लाई करने में क्यों टाइम वेस्ट करना। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल, बचा क्या 600, ये आपका आंसर। एमसीक्यू में आता है तो कैलकुलेट मत करना, सब्जेक्टिव में आएगा तो कैलकुलेशन बताई थी मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कंसिडर ए बॉन्ड विद ए कूपन रेट ऑफ 10%, कूपन रेट 10% है, चार्ज एनुअली तो ऐसे ही रखना है। द पार वैल्यू इज रुपीज 2000 एंड द बॉन्ड हैज 5 ईयर टू मेच्योरिटी। पार वैल्यू 2000 दे रखी है तो इसका मतलब फेस वैल्यू भी 2000 है, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो फेस वैल्यू भी 2000 ही है। टाइम है 5 साल का, यील्ड टू मेच्योरिटी है 11%,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो वही फार्मूला लगाना है। उसके लिए पहले सी निकाल लेते हैं। 2000 का 10% निकालो। अब यहाँ पर देखो, जो ईल्ड टू मेच्योरिटी है आपकी, वो इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा का मतलब है कि ईल्ड टू मेच्योरिटी ज़्यादा का मतलब फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जो अभी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी वैल्यू 2000 से कम ही आएगी। इससे आपको थोड़ा आंसर का आइडिया हो गया कि इससे वैल्यू कम आनी चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू सी इंटू में 1 माइनस 1 + i की पावर -5 डिवाइडेड बाय आई प्लस 2000 1 प्लस 0.11 की पावर -5। इसका डेसिमल आप हटाओगे, ऊपर आ जाएगा 20,000 अपॉन 11। 1 माइनस इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको 1926, नहीं वो नहीं है, ये है 0.593451। इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, 9 में से 3 6, 9 में से 9, 9 में से 5। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 आ गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 रिम 18, 2 पंजे 10 और 1 11। डेसिमल आ जाएगा 3 जीरो, ये हो गई। 6 डिजिट के बाद आएगा तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 1186.902। यहाँ पर 11 से अगर ये कटता है तो इसको काट लेते हैं। देखो कटता है क्या, 11 3 33, 7 बचेंगे, 11 6 66, 10 बचेंगे, फिर 11 99, कितने कितने पे हम कर रहे हैं वो भी लिखते चले ना। 0.11 3 33, फिर 11 6 66, 11 99, फिर 15 में से 9 गए 6, कुछ उतारा 4, 11 पंजे 55, 11 99, तो 11 से कट जाएगा कितने पर, 0.36, 0.036959। ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि चार्ज होगा वो तो 11 से डिवाइड होगा नहीं ना, 40 हम लेंगे सीधा। इसके बाद देखो, इसके से मल्टीप्लाई करो, 4 जीरो ही हो गई, 2 निम 18, 2 पंजे 10 और 1 11, डेसिमल आ जाएगा। 2 निम 18, 2 छिक 12 13, 2 तेज 6 और 1 7, और प्लस में ऐड करो 2, 8 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, 8 3 11 1 12, 7 8 9, आंसर आ जाएगा 1925.082। ठीक है जी, 19266 कर रहा है, 6 कैसे कर रहा है, 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, कहीं पर देखो मल्टीप्लाई में तो गड़बड़ नहीं होगी। 2 आ गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 9, 2 तीन 6, 2 निम 18, 2 पंजे 10 11, ये ठीक है। 2 निम 18, 2 पंजे 10 11, 2 निम 18 और 1 19, यहाँ पर आएगा, इधर आ जाएगा 6, 1926.082। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ए ₹2000 8% बॉन्ड, यानी ये फेस वैल्यू हो गई, ये 8% कूपन रेट हो गया। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझना। इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर, टाइम हो गया 10 साल, एट ₹105। अब ये लाइन है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस पे कंफ्यूज आप हो सकते हो। तो 2000 का बॉन्ड है, 2000 का बॉन्ड कह रहा है कि भाई 105 में रिडीम होगा। तो ये कुछ मतलब लॉजिकल नहीं बन रहा, कुछ सेंस नहीं बन रहा। अगर 2000 से कुछ कम होता या 2000 से थोड़ा ज़्यादा होता तो ठीक था। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है तो इसका मतलब है कि ये आपको 100 रुपए के हिसाब से बता रहा है कि 100 रुपए का बॉन्ड 105 में रिडीम होगा। ठीक है, जब भी वैल्यू 100 के आसपास होगी,
उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, तो इसका मतलब है वो 100 के हिसाब से आपको बता रहा है। तो 2000 का बॉन्ड जो है वो 105 पर नहीं होगा। 100 का बॉन्ड अगर 105 पर हो रहा है मतलब 105% पर रिडीम हो रहा है। तो इसका मतलब जो रिडीमेबल प्राइस है इसका, रिडीमेबल प्राइस जिसको हम एफ लेते हैं फार्मूले में, ये 2000 का 105% आएगा। यानी 2000 को 105 अपॉन में 100 कर दो, जीरो, दो पंजे 10, दो एकम 2100 पर वो रिडीम होगा। तो ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब अगर आप फाइंड द परचेज प्राइस, यानी वही निकालना है आपको, तो पहले कूपन पेमेंट निकालो। फेस वैल्यू 2000 है, कूपन रेट 8% है, ये आ गया 160। प्रेजेंट वैल्यू सी 160, 1 - 1 प्लस आई कितना हो जाएगा इसका, आई कितना है भाई, 10% है। 10% का मतलब 0.1, पावर इसकी -10 डिवाइडेड बाय 0.1, प्लस यहाँ पर 2100 आएगा, 1 प्लस 0.1 की पावर -10। इसका डेसिमल आप हटाओगे ऊपर 1600 हो जाएगा। 1.1 की पावर -10 है, उसकी वैल्यू है 0.3855, 0.3855। इसमें 1 में से इसको माइनस करो, 10 में से 5, 9 में से 5, 9 में से 8, 9 में से 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 21 पंजे 105, 105 और 10 115, बचे 11, 21 अट्ठे ये हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। 168 में आपको ऐड करने 11, तो 179, 17 बच गया। 21 दिए 63, 63 और 17 80। डेसिमल आ जाएगा 4 प्लेस के बाद, यहाँ पर आ गया डेसिमल। यहाँ भी ये 2 जीरो हो गई। 16 पंजे 80, 16 चौक 64 और 8 72, बचे 7, 16 और 7 23, बचे 2, 16 छिक 96 और 2 98। कैलकुलेशन देख लेना, कुछ अगर मिस्टेक हो तो ध्यान रखना। ये आ जाएगा 5 और 2 7, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1792.75, ये इसकी परचेज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th। इसमें कहता है कि सपोज दैट ए बॉन्ड हैज ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। फेस वैल्यू आपको दे रखी है 1000 एंड विल मेच्योर इन 10 ईयर्स टाइम, 10 साल का। कूपन रेट, कूपन रेट कितना लिखा हुआ है ये, 5%। द बॉन्ड मेक सेमी एनुअल कूपन पेमेंट, सेमी एनुअल है तो एन को भी आपको डबल करना पड़ेगा 20, और रेट को आधा कर देंगे 2.5%, यानी 0.025, विद ए पेमेंट ऑफ ₹9, विद ए प्राइस ऑफ ₹950। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। व्हाट इज द बॉन्ड YTM, यानी आई आपको निकालना है। तो YTM के लिए जो फार्मूला है उसकी, उसमें भी आपको सी की जरूरत पड़ेगी। तो सी पहले आ गया आपके पास, फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट इसका 2.5% है, तो ये आ जाएगा 25। और YTM का फार्मूला हो जाएगा सी प्लस में फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। नीचे आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो सी आपके पास 25 है, फ्यूचर वैल्यू है 1000, ये 950, एन हो गया यहाँ पर 20, फ्यूचर वैल्यू 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। 1000 में से 950 माइनस करोगे 50 आ जाएगा, 50 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। नीचे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे 975, तो आ जाएगा 27.5 अपॉन में 975। 27.5 को 975 से अगर आप डिवाइड करते हो
तो आपके पास जो बचेगा 27.5 डिवाइडेड बाय 975, ये बन रहा है 0.0282282। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस तक ले लो। अब आपको परसेंटेज में आंसर देना है तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, यानी 2.82%। अब लेकिन ये जो 2.82% निकला है ये हमारा हाफ ईयरली निकला है, क्योंकि जो एन था वो भी हाफ ईयरली के हिसाब से लिया गया है, जो आर है वो भी हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला गया है, तो जो आई निकलेगा वो भी हाफ ईयरली के लिए निकलेगा। लेकिन आपको हमेशा जब भी आई निकालना हो, आर निकालना हो, तो हमेशा आपको पर एनम के हिसाब से ही निकालना है। आंसर आपका पर एनम में होना चाहिए, तो इसको पर एनम में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.82% इंटू में 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.64% पर एनम, ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आ जाता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई। तो ईएमआई के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आजकल छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ ईएमआई पर अवेलेबल है। आपको फ़ोन लेना है, चाहे बिल्कुल आप 5-7 हज़ार का भी फ़ोन लो वो भी ईएमआई पे मिल जाएगा। आपको 5-7 लाख का कुछ सामान लेना है वो भी आपको ईएमआई पे मिल जाएगा। 5-7 करोड़ का सामान लेना है वो भी आपको ईएमआई पे मिल जाएगा। सब कुछ ईएमआई पर अवेलेबल है, और आजकल तो हालत ऐसी हो रही है कि स्पेशली दिल्ली की कि जो सांसें है ना वो भी ईएमआई पर ही चल रही है। पता नहीं यहाँ का पोल्यूशन कब खत्म होगा। ठीक है, परेशान हो चुके हैं दिल्ली वाले। तो ईएमआई के अंदर क्या करते हैं, जो आप प्रिंसिपल लोन लेते हो, जो भी आपने लोन लिया, अब लोन आप लोगे किसी भी चीज़ से तो आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को लोन में ऐड कर दिया जाता है, और फिर उससे आपको नंबर ऑफ पेमेंट निकाल ली जाती है कि आपको 5 साल के अंदर, या आपको 10 साल के अंदर, या आपको 2 साल के अंदर ये पेमेंट करनी है। तो 2 साल के अंदर पेमेंट करने का मतलब है कि आपको 24 ईएमआई पे करनी है, क्योंकि यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर यहाँ 1 साल की बात कर रहा है कि 1 साल में ईएमआई खत्म करनी है, तो इसका मतलब आपको 12 पेमेंट्स देनी पड़ेगी, 12 बार आपको किस्त उसकी चुकानी पड़ेगी। अब ईएमआई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके आपको सिलेबस में दे रखे हैं। एक है फ्लैट रेट मेथड, दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही पार्ट होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अब बहुत से बच्चे कमेंट में अक्सर करते रहते हैं, जो पिछली पुरानी वीडियोस है, सर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन तो सिलेबस में नहीं है। तो भैया किसने कहा आपको कि वो सिलेबस में नहीं है? अगर कोई टीचर ऐसा कह रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन भी सिलेबस में है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही पार्ट है। अलग से पहले भी कभी सिलेबस में नहीं लिखा गया, अलग से इस बार भी नहीं लिखा गया। पहले भी पेपर में आ चुका है, 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का क्वेश्चन भी कर लेना। चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है, तो इसलिए कोई चांस मत लेना। तो पहले हम फ्लैट रेट मेथड की बात करते हैं। फ्लैट रेट मेथड में, जैसा इसका नाम है, इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो फ्लैट किया जाता है। फ्लैट मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो आपने लोन स्टार्टिंग में ले लिया, सपोज आपने 10 हज़ार का लोन ले लिया, और उसकी जो ईएमआई है वो आपको 1% देनी है। तो यानी 1% के हिसाब से आपको 10 हज़ार का आप 1% निकालोगे तो आपके पास 100 रुपये ईएमआई आपको देनी है। ठीक है, तो वो हर बार हर महीने वो 100-100 रुपये ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, वो उतनी की उतनी रहेगी। तो उस हिसाब से आपकी ईएमआई कैलकुलेट कर ली जाती है, मतलब एक महीने की 100 रुपये हो गई तो साल की 1200 रुपये हो गई। 1200 रुपये आपकी उसमें ऐड कर दिए और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकाल कर उससे डिवाइड कर दिया, तो आपकी ईएमआई निकल जाती है। ठीक है, ये होता है फ्लैट रेट मेथड। तो ये एज ए स्टूडेंट तो ठीक रहता है, कैलकुलेशन कम होती है। लेकिन एज ए कंज्यूमर अगर हम बात करें तो ये फ्लैट रेट मेथड से जो अगर आप लोन लेते हो वो आपको हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि जो भी आप ईएमआई पे करते हो, किसी भी ईएमआई के अंदर दो चीज़ें मिक्स होती हैं। कोई भी ईएमआई जब आप देते हो तो उस ईएमआई के अंदर कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है, कुछ पार्ट पार्ट इंटरेस्ट का होता है। यानी जो आपने लोन लिया है अमाउंट, उसमें से कुछ हिस्सा, और जो इंटरेस्ट बन रहा है कुछ, वो दोनों मिलाकर आपकी ईएमआई बनती है। तो ईएमआई के अंदर जब भी आप ये इंटरेस्ट दोगे, अगर फ्लैट रेट मेथड से काउंट हुआ तो इंटरेस्ट आपका, आप हर बार प्रिंसिपल कम करते जा रहे हो। जैसे आपने मान लो 10 हज़ार रुपये लोन लिए, आपने इस बार की ईएमआई में 1 हज़ार रुपये दे दिए, तो अगली बार तो आपका 9 हज़ार रुपये रहेगा ना प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 10 हज़ार के ऊपर ही थ्रू आउट होगा, तो इसलिए वो महंगा पड़ता है। ठीक है,
खैर महंगा सस्ता जो खरीदेगा वो देखेगा, हमें क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में हमारे लिए ये आसान है। तो हम इसी से पहले बात करते हैं कि कैसे आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि ईएमआई के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे फ्लैट रेट मेथड में? इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है वो यूज करना है। ईएमआई जब आपकी कैलकुलेट होगी तो उसके अंदर जो आपने लोन लिया वो आ जाएगा, प्लस में इंटरेस्ट जो बनेगा वो आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ पेमेंट से। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट है, तो जितनी भी नंबर ऑफ पेमेंट बनेगी उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक ईएमआई की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन से वो समझते हैं। मिस्टर एक्स टेक्स ए लोन ऑफ ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए का लोन लिया विद 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर, जिसमें उन्होंने 10% का इंटरेस्ट दिया और 5 साल तक दिया। तो पहले इंटरेस्ट बना लो कितना बनेगा। तो पीआरटी वाला जो फार्मूला है अगर हम ये लगाएं यहाँ पर, प्रिंसिपल है इसका 2 लाख, 10% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख। ठीक है, यानी 2 लाख रुपए पर 5 साल में उन्होंने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया। यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो जितना टाइम दे रखा है उतना टाइम आप यूज करना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। लेकिन जब आप ईएमआई निकालोगे तो ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पर होती है। तो प्रिंसिपल कितना था 2 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट बन गया, नंबर ऑफ पेमेंट 5 साल के हिसाब से 60 पेमेंट हो जाएगी। एक साल में 12 पेमेंट तो 5 साल में 60 पेमेंट हो गई। ठीक है, ऊपर आ गया 3 लाख, नीचे आ जाएगा 60, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 5,000 रुपये की आपकी पेमेंट आ जाएगी। हर बार आपको 5,000 रुपये की ईएमआई पे करनी है। नेक्स्ट में कहता है कि ज्योति बाई ए कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ ₹3,50,000। ज्योति ने एक कार खरीदनी है। कार खरीदने के लिए ज्योति ने कहा भाई 3,50,000 रुपये में एज ए डाउन पेमेंट पहले दे देती हूँ। डाउन पेमेंट क्या होती है? जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उस समय जितना पैसा आप स्टार्टिंग में दे देते हो उसको, ठीक है, तो वो आपका डाउन पेमेंट कहलाता है। उसके बाद जितना पैसा बचता है उस वैल्यू का, उस वो जो भी उसका इंटर वो बनाते हो, ईएमआई बनवाते हो, जो भी पैसा बचे है उसका लोन करवाया, लोन करवा के उसकी ईएमआई करवा ली। तो जो आप स्टार्टिंग में पेमेंट देते हो वो आपकी डाउन पेमेंट है। तो डाउन पेमेंट कितनी है? 3,50,000 रुपये, एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹34,000। तो टाइम कितना दे रखा है आपको? 3 साल का। और मंथली पेमेंट कितनी है? 34,000। इफ द फाइनेंसर चार्जेज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एन, इंटरेस्ट कितना है? 12%, एंड यूजेस फ्लैट रेट मेथड फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो कार का प्राइस निकालने के लिए हम पहले ये निकाल लेते हैं कि हमने लोन कितना लिया है। जितना हमने लोन लिया होगा उस वैल्यू में 3,50,000 रुपये ऐड कर देना, वो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा कार का। अब लोन अमाउंट निकालने के लिए पहले आप इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल तो हमें दिया ही नहीं, वो तो हमें निकालना है। रेट हमें दे रखा है 12%, टाइम है 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। 4 से इसे काट दिया, 4 से इसे काट दिया, इंटरेस्ट बन गया 9p/25। अब फार्मूला यूज करो आप ईएमआई, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स। ईएमआई कितनी है? 34,000, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट आया 9/25p, डिवाइडेड बाय 3 साल इंटू में 12। इसको इधर ले आओ, 34,000 इंटू 36 इक्वल्स टू 34/25p। ठीक है, इसका एलसीएम लेके 25 और 9 34, 34/25p। 34 से ये कैंसिल हो जाएगा 1,000 पर, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36,000 इंटू में 25, 3 0 ये हो गई, 25 से 150 बचे 15, 25 से 75 और 15 90। 9 लाख रुपए का लोन हो गया, 3,50,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए थी। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस ऑफ कार 9 लाख
प्लस 3,50,000 यानी 12,50,000, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है इसमें वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर तीन फार्मूले हैं ये, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला है। तीनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस फार्मूले से भी आया हुआ है, इस फार्मूले से भी आया हुआ है, इससे अभी तक नहीं आया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। तो ये वाला जो फार्मूला है इसमें कह रहा है पी इंटू आई इंटू वन प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इंटू आई, वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन, और यहाँ पर अगर आपको ए एन बाई आई की वैल्यू दे रखी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपको आप जितनी ईएमआई पे करते जा रहे हो धीरे धीरे करके आपका बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है। तो बैलेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन वो ईएमआई इक्वल करने के लिए कैलकुलेशन पहले पूरी कर ली जाती है, फिर आपको इक्वल ईएमआई में बता दिया जाता है कि आपको इतनी ईएमआई पे करनी है। लेकिन ये अगर टोटल आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे इससे और फ्लैट रेट से, तो इससे इंटरेस्ट कम बनेगा, फ्लैट रेट से इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बनेगा। तो इन तीनों फार्मूले को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ कहता है कि मिस्टर शर्मा बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम ए बैंक टू परचेज ए हाउस एंड डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 10 ईयर। तो लोन लिया उन्होंने 10 लाख का, तो पी हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। टाइम रहेगा 10 साल का, लेकिन क्योंकि मंथली पेमेंट जाएगी तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो 120 पेमेंट आपको देनी है। इफ बैंक चार्जेज इंटरेस्ट एट 9% पर एनम, 9% पर एनम है, लेकिन मंथली पेमेंट के हिसाब से हम करेंगे तो कितना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होती है डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा आएगा वो इसकी वैल्यू बनकर आएगी 0.0075, और जो टाइम होगा वो भी आपको वहाँ पावर में मिल जाएगा। अब आपने देखा कि जो पावर में जो टाइम दे रखा है ना वो प्लस में है, तो प्लस में है तो पहले वाला फार्मूला यूज करना ईएमआई का, पी इंटू आई इंटू वन प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन। तो पी की जगह 10 लाख, आई हो गया 0.0075, वन प्लस 0.0075 की पावर 120 डिवाइडेड बाय वन प्लस 0.0075 की पावर 120 माइनस वन। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 आ जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट है, 4 जीरो छोड़ देना, 2 जीरो बचेंगी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.4514, यहाँ भी आ जाएगी 2.4514 माइनस वन, 1.4514। डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा, जितना कट सकता है काटना, काटने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू है ये बन जानी चाहिए 12667.42, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। जैसे सिंकिंग फंड में लास्ट में कैलकुलेशन थी, ऐसे यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, तो ये करनी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सुरजीत परचेज ए न्यू हाउस कॉस्टिंग ₹40 लाख, 40 लाख का घर है, एंड मेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, तो उसने कुछ डाउन पेमेंट दे दी, सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग ए होम लोन फ्रॉम XYZ। तो उसके बाद जो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसने XYZ बैंक से लोन ले लिया। इफ इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹30,000, अगर उसकी जो EMI है वो 30,000 बन रही है, एट 9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, इंटरेस्ट 9% है, वही मंथली निकालोगे तो 0.0075, एंड पेबल फॉर 25 ईयर, एन हो गया 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 300 ही आ जाएगा। देन व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट मेड बाय, तो उसने डाउन पेमेंट कितना दिया। तो जैसे पीछे हमने एक डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन निकाला था, वैसे यहाँ पर करना है कि पहले लोन अमाउंट कितना है वो निकाल लो, उसके बाद जो टोटल पैसा है हाउस का उसमें से लोन वाला अमाउंट माइनस कर दो,
तो बाकी जो बचेगा वो डाउन पेमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, तो पावर देखो, पावर माइनस में है, तो उसमें जो सेकंड वाला फार्मूला था वो लग जाएगा। सेकंड वाले फार्मूले में क्या था, P इंटू आई, 1 - 1 + i की पावर माइनस है। EMI 30,000 है, P हमें पता नहीं है अभी, I 0.0075, 1 - 1 + 0.0075 की पावर -300। 1 - इसकी जो वैल्यू है 0.1062, 1 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 2, 9 में से 6, 3, 9 में से 0, 9 में से 1, डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। P निकालना है तो ये ऊपर आ जाएगा, 8938 डिवाइडेड बाय 75। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, तो ये आ गया 400। 4 से मल्टीप्लाई, 4 अठे 32, 4 × 12 और 3 15, 4 9 36 और 1 37, 4 अठे 32 और 3 35। तो ये आ गया आपके पास 35,75,200 रुपये। ये क्या हो गया आपके पास, ये बन गया आपने जो लोन लिया। और घर कितने का था, 40 लाख का, तो बाकी जो बचेगा वो आपका डाउन पेमेंट आ गया। डाउन पेमेंट आ गई, 40 लाख में से माइनस कर दो 35,75,200। 10 में से 2 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो ये आ जाएगा 4,24,800 रुपये। ये उसने इनिशियली डाउन पेमेंट पे कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कपल विशेस टू परचेज ए हाउस फॉर ₹10 लाख, 10 लाख का घर खरीदना है, विद ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। इसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। तो यानी जो लोन अमाउंट है वो कितना बना, 10 लाख का घर था, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, तो 8 लाख रुपए अभी बच रहे हैं जिसका लोन करवाना है। इफ दे कैन अमोर्टाइज अ बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, इंटरेस्ट यहाँ पर भी 9% ही दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में 9% वाला ही आएगा। 0.0075, टाइम कितना है, टाइम 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 कहाँ है, 25 ईयर्स। तो पहले तो कर रहा है व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट, मतलब EMI निकालनी है, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट भी इसमें निकालना है। तो EMI निकालेंगे, तो EMI निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर लगेगा तीसरा वाला। तीसरे वाले फार्मूले क्या था, P/A N/I। P है आपके पास 8 लाख, N हो गया आपके पास 300, I हो गया 0.0075। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 119.1616। 8 लाख को डिवाइड करो इससे, कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय 119.1616, तो ये बन रहा है 6713.57। तो ये तो आ गई इसकी EMI। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने EMI कितनी पे करी है वो, कितनी EMI की वैल्यू है वो, और उसमें से जो आपने लोन लिया था माइनस कर, क्योंकि जो आप EMI पे करोगे और जितनी EMI पे करोगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल लोगे कि टोटल आपने इतना पैसा दिया। तो उसमें से जो आपका लोन अमाउंट था वो माइनस कर दो, तो बचेगा जो वो हो जाएगा इंटरेस्ट। तो N यहाँ पर कितना था, 300, EMI आई है 6713.57 और लोन अमाउंट था 8 लाख। मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 × 17,
तीन तीन 9 और एक 10, 3 एकम 3 4, 3 सत्ते 21 और 3 छः 18 और 2 20। माइनस कर दो, 1 7 0 4 1। 10 में से 8 गए 2, तो आ जाएगा 12,14,071। इतना टोटल इंटरेस्ट पे किया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके ईएमआई। ईएमआई के बाद जो ये टॉपिक है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि भैया इसको छोड़ना नहीं है, कम से कम इसका एक दो क्वेश्चन जरूर कर ले। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये फार्मूले। ये वाले तो रहने दो, इसमें फार्मूले में इनसे तो आता नहीं है क्वेश्चन, इन फार्मूले से आता है। अब ये फार्मूला याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ, उससे आप फार्मूला याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक है? आपको उसके लिए जो मेन फार्मूला है हमारा ईएमआई का, वो पता होना चाहिए। ईएमआई का फार्मूला हमारा क्या था? पी इंटू आई इंटू 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n-1। अगर इस फार्मूले से मैं वैल्यू निकालूं पी की, इस पी की वैल्यू निकालूं तो क्या करना पड़ेगा? इसको इधर ले जाते हैं, EMI इंटू 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + i⁻n। ये फार्मूला बना। अब यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन सा है? जब आप लोन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, यानी इतना आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन फार्मूला में ये पूछता है कि जब आप कुछ ईएमआई पे कर चुके हो, जैसे मान लो 300 ईएमआई आपको पे करनी, 300 में से आप 50 ईएमआई पे कर चुके हो, तो अगली जो 250 ईएमआई है उसमें आपका कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया, कितना बैलेंस रह गया, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो उस चीज को ये कैसे लिख रहा है यहाँ पर? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड, यानी जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? के की जगह आएगा 51। 50 ईएमआई हम पे कर चुके हैं, तो जब मैं 51st ईएमआई पे करता हूँ, यानी जो 250 रह गई हैं उसमें से मैं 51st ईएमआई पे करता हूँ, तो उस समय मेरा कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है? तो उसके लिए फार्मूला आपको ये वाला रिलेट करना है इससे। देखो यहाँ पर ईएमआई है, 1 + i है, पावर अभी छोड़ दो, -1 है, नीचे i है, फिर 1 + i है। अब यहाँ पर जो n लिखा गया है, उस n की जगह यहाँ पर लिखा गया है n-k+1। तो अगर जो एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि 300 ईएमआई में से 50 हम पे कर चुके हैं, तो मेरे को 51st ईएमआई निकालनी है, तो उसके हिसाब से कितना आएगा? देखो 300 - 51 + 1, तो 300 में से 50 माइनस करेंगे तो आ गया 250। यानी अभी 250 ईएमआई बची हुई है, तो उसके लिए आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? तो फार्मूले में बस क्या करना है आपको? n की जगह n-k+1 कर देना। जब ये वाली वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है कि उस पेमेंट में, उस केथ पेमेंट में, यानी 51st पेमेंट में आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। तो उसके लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है, इसमें से आई को हटा देना है। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है तो फार्मूला लगा दो, आई को हटा दो बस। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपने ये भी निकाला है, फिर ये भी आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करो? ये जो वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर दो। आई से मल्टीप्लाई करते ये वाला आई खत्म हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो इसी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि उसी पेमेंट में आप कितना प्रिंसिपल दे रहे हो, क्योंकि ईएमआई में दो चीजें होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल लोगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे? जो ईएमआई की वैल्यू है उसमें से जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पर निकाला है इस पार्ट में, उसको माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। फिर टोटल इंटरेस्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, n × EMI - P। ठीक है, इसका इनसे तो कोई लेना देना है। तो ये आपके पास फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को ऐसे समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और 2025 में भी आया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन। लेकिन दोनों बार कंपार्टमेंट में आया है, बस ये राहत की बात है। तो नहीं, 2023 में तो मेन में ही आया हुआ है, 25 में कंपार्टमेंट। तो सिलेबस में है, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी करके ना जाओ। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ 2023 में, तो इसी को हम कर लेते हैं।
इन द ईयर 2010 मिस्टर अग्रवाल टुक ए होम लोन ऑफ ₹30 लाख। तो पी कितना हो गया यहाँ पर? 30 लाख। फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 7.5% पर एनम। आई 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? ये 0.00625। इंटरेस्ट 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 तो हो गया। टाइम कितना है? 20 साल। 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 EMI हमें इसमें पे करनी है। उसके हिसाब से आप पहले EMI निकालो। तो P इंटू आई इंटू 1 + i की पावर n डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n माइनस 1। P हो गया 30 लाख। I 0.00625। 1 + 0.00625 की पावर 240 डिवाइडेड बाय इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 = 7, 3 × 6 = 18। डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, 5 जीरो छोड़ देना, 1 जीरो बची। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4.4608 डिवाइडेड बाय 4.4608 माइनस 1। यह आ जाएगा माइनस करके 3.4608 डेसिमल से डेसिमल काट देना। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करके आपकी जो EMI है वो निकल रही है 24,167.8। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया EMI। उसके बाद सेकंड में कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन द 150th इंस्टॉलमेंट। ये प्रिंसिपल पेड पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नहीं पूछ रहा। तो इसमें आपको जो फार्मूला लगाना है वो ये वाला पूछ रहा है आपसे। नहीं, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है। लेकिन ये निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं पूछ रहा आपसे, ये वाला इसमें नहीं करना है। तो इंटरेस्ट पेड कौन सी पेमेंट में? 150 है। तो ये के की वैल्यू है। फार्मूला क्या रहेगा? EMI इंटू 1 + i की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n माइनस के प्लस 1। बस ये लगाना है, इसमें जो i होता है नीचे वो आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, बस आपको इतना ही लगाना है। अब इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दो। EMI हमने निकाली है 24,167.82। 1 + 0.00625 की पावर n कितना है? 240। के की वैल्यू कितना है? 150 + 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.00625 की पावर 240 माइनस 150 + 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो इसकी पावर कितनी बनेगी? 240 माइनस 150 करोगे 90 आ जाएगा। 90 + 1 91। तो आपको 91 की पावर यहाँ पर दे देगी। इसकी वैल्यू है 1.7629। नीचे भी 1.7629। इसमें से इसको माइनस करो। 0.7629 डिवाइडेड बाय 1.7629। डेसिमल डेसिमल ख़त्म कर दो। जो वैल्यू बचेगी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो सेकंड है उसका आंसर आपका बन रहा है 10458.70। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू आई है अभी इंटरेस्ट पेड। वो पूछ रहा है प्रिंसिपल पेड।
तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, जो आप ईएमआई पे कर रहे हो, ईएमआई कितनी पे कर रहे हो, ये 24167.82 में से माइनस कर दो। तो 8 में 7 गए 1, 17 में से 8 गए 9, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 4 गए 7, 3 और 1। तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 13,709.12। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, उसके लिए n इंटू ई एम आई माइनस प्रिंसिपल। ईएमआई कितनी पे कर रहे हैं आप, 240। ईएमआई की वैल्यू कितनी है, 24,167.82, और लोन अमाउंट कितना था, 30 लाख। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 30 लाख माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 28,00276.80। ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये 5 नंबर से ज़्यादा के लायक है, लेकिन क्या करें, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम ही मैक्सिमम 5 नंबर की रखी है। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, अगर हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ होम लोन। उन्होंने टोटल कितना पैसा पे किया, तो 30 लाख तो उन्होंने घर के लिए पे किया, लोन लिया 30 लाख का तो। और उसके अलावा उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया वो इतना इंटरेस्ट पे किया, 28,276 रुपये 80 पैसे। तो टोटल मिलाकर उन्होंने 58,276 रुपीज़ 80 पैसे पे किए इस घर को खरीदने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ईएमआई। उसके बाद का जो कंसेप्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, दोनों छोड़ दो। उसके बाद आता है हमारे पास सी ए जी आर। सी ए जी आर क्या करता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के बाद पैसा का जो रिटर्न हमें मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा मिलता है, कभी बहुत लॉस भी हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो सी जी आर क्या करता है, इस फ्लक्चुएशन को बैलेंस करता है और आपको ये बताता है कि आपने जब पैसा इतना लगाया था और आपको पैसा अब इतना लगा है, तो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिला। इसी को बोलते हैं सी ए जी आर। ठीक है, ये किस काम आता है, ये कंपनी की जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको आप जज कर सकते हो। तो सी जी आर के लिए एक तो डाटा कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो। ठीक है, 2-3 साल में क्या होता है, कंपनी कई बार अच्छा ग्रो कर रही होती है किसी पर्टिकुलर वजह की वजह से, कि उसमें मैनेजमेंट कुछ चेंज हुई है, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है, तो थोड़ा सा बूम कर जाता है मार्केट। लेकिन अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर धीरे धीरे वो डाउन पे आ जाएगा। तो सीजीआर क्या करता है, ये आपको बताता है कि एक्चुअली में कंपनी मजबूत है या नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अगर दो कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कंपेयर करो उनके सीएजीआर, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम से कम 5 साल का टाइम तो हो, कि आप पता लगा सको कि इसका सीएजीआर इतना है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने पर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या रहता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, कहता है कि एज्यूम एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू इज ₹10,000। स्टार्टिंग में 10,000 रुपये लगाए एंड इट ग्रो टू ₹60,000 इन 4 ईयर। 4 साल में 60,000 रुपये हो गया, अच्छा खासा मुनाफा हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10,000। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 60,000। टाइम कितना है, 4 साल। तो सी ए जी आर कितना बनेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। फ्यूचर वैल्यू है 60,000, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000,
टाइम 4 साल का है तो 1/4 -1, 6 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.56508 -1, इसमें से माइनस कर दोगे 0.56508, इसको परसेंटेज में करेंगे तो आ जाएगा 56.508%, या आप लिख सकते हो 56.51%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट में कहता है कि सपोज ए पर्सन invested rupees 15,000 in a mutual fund and the value of investment at the time of redemption was rupees 25,000। 15,000 रुपये लगाए, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, रिडेम्पशन के टाइम पर 25,000 मिली, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। इफ CAGR फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.88%, CAGR आपको दिया हुआ है 8.88%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट, तो कितने टाइम के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब टाइम निकालना होगा तो आपको उसमें ये लॉग वैल्यू देगा। फार्मूला लगाओ, CAGR फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n -1। CAGR आया हमारे पास 8.88%, फ्यूचर वैल्यू है 25,000, ये है 15,000, पावर 1/n -1। इसको डेसिमल में आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0888। ये -1 को इधर लाओ, +1 हो जाएगा, यहाँ से काट दो, 5×5 = 25, 5×3 = 15, ये आ जाएगा 1.0888। 5/3 को डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 1.66। इसको डिवाइड करना या नहीं करना वो डिपेंड करेगा यहाँ पर लॉग वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर लॉग 1.66 इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर इसकी जगह यहाँ पर लॉग 5 और लॉग 3 की वैल्यू होती तो इसमें फिर हम डिवाइड नहीं करते, फिर सीधा इसमें लॉग लगा देते। अब लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने से पहले एक काम और कर लो, इस 1/n को पावर को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये पावर वहाँ 1/n थी, यहाँ पर n बन जाएगी। लॉग लो दोनों साइड, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, n log 1.0888 log 1.66, इसको नीचे ले जाओ। अगर आपको लॉग वैल्यूज ना दे रखी हो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं करी थी। अगर लॉग वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये आपका आंसर हो गया, अगर दे रखी है तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर 1.66 लिखा है, यहाँ पर 666 लिखा है, तो यहाँ पर एक बार 6 और लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.2216, नीचे आ जाएगा 0.0369। डेसिमल कैंसिल कर देना, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 6.1 समथिंग आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 6 ईयर, ठीक है, 6.01 इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी, डिवाइड करके आप देखोगे तो बहुत 6 के क्लोज है तो 6 लिख दो। अगर 6.123 पूरा पूरा आ रहा है तो फिर इसको वैसे ही रहने दो। और इसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि ये कह रहा है मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड ₹20,000 इन ईयर 2014 फॉर 5 ईयर, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 20,000, और 5 साल के लिए किए, टाइम दे रखा है। इफ CAGR फॉर द इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी 11.84%, CAGR दे रखा है आपको 11.84%, व्हाट विल बी द एंड बैलेंस, यानी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला लगाओ, CAGR फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000, पावर 1/5 -1, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 0.1184 +1, इसको ऐसे रहने दो अभी, इनको ऐड करेंगे 1.1184,
इसको 1/5 को पावर को इधर लाओगे, पावर इसकी हो जाएगी 5। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसने 1.75। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 35,000। तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है उसमें लास्ट टॉपिक आपका बनता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे तो नेचुरल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कि जैसे ये हमने स्मार्ट बोर्ड अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल तो इसको लिए हुए हो गए, लेकिन इसको मैं कुछ साल बाद अगर सेल करूँगा, जब तक चल रहा है तब तक चलाना ही पड़ेगा, कुछ साल बाद सेल करूँगा तो कुछ इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो अमाउंट इसका एनुअल डेप्रीशिएशन हो रहा है एक तो, और जो पैसा मुझे इसको लास्ट में मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या डेप्रीशिएटेड वैल्यू। कितने टाइम तक हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी यूज़फुल लाइफ। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट आएगी कि आपने कितने का परचेज किया, कितने टाइम के लिए आपने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जब आप सेल कर रहे हो तो कितनी इसकी वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है, या इसको सेल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी बोल सकते हो। अगर ये पूछा गया कि 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी है तो उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। या 3 साल के बाद वैल्यू कितनी है तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डेप्रीशिएशन में आपको जो मेथड दिया हुआ है वो लीनियर डेप्रीशिएशन मेथड ही आपको सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी के दोनों मेथड आपको नहीं करना। तो लीनियर मेथड में क्या करते हैं हम, एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे और उसको जितने साल आपने यूज़ किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। शॉर्ट में इस फार्मूले को हम ऐसे लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन रेट भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो डेप्रीशिएशन रेट के लिए फार्मूला क्या रहेगा, D/C-S/100। कई जगह आप गूगल पे देखोगे तो ये D/C भी दिया होता है फार्मूले पे, लेकिन सीबीएसई जो फॉलो कर रही है हम उसी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो ये फार्मूले इसके अंदर यूज़ करने हैं। अब इसमें देखो जैसे क्वेश्चन है, कहता कि ऑन 1 अप्रैल 2020 राम परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000। राम ने मशीनरी खरीदी 40,000 की एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और उसको लगाने में उसने 5,000 रुपये और लगा दिए। तो जो टोटल पैसा हमारी जेब से गया वो यहाँ पर सी होगा। तो सी क्या है हमारे पास, 40,000 में खरीदा, 5,000 उसको लगाने के, यानी टोटल हमें मिलाकर 45,000 की पड़ रही है मशीन। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, एन दे दिया आपको 10, विद ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹5,000। स्क्रैप वैल्यू हो गई 5,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन यूजिंग द लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड विद अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन दिस। तो इसमें आपसे डेप्रिसिएशन पूछ लिया, तो डेप्रिसिएशन हो गया C-S/N। तो सी आ गया आपके पास 45,000, एस आ गया 5,000 और एन आ गया 10। तो 40,000 को 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4। तो 1 साल के अंदर उसकी 4,000 वैल्यू घट रही है। तो अगर ये इसमें ये पूछ लेता, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एडिशनल बता रहा हूँ मैं आपको, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, मान लो 5 साल के बाद ये पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से डेप्रीशिएशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 45,000, डेप्रीशिएशन कितना हुआ 1 साल में, 4,000 का, 5 साल का टाइम है, 45,000 में से तो 20,000 माइनस कर देना, यानी 25,000 इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 5 साल के बाद। नेक्स्ट में कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर। 30,000 की मशीन है तो सी हो गया 30,000, टाइम लग रहा है 4 साल का, यूजफुल लाइफ उसकी, और स्क्रैप वैल्यू उसकी है 4,000।
अगर आप फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डी निकालेंगे, सी माइनस एस अपॉन में 26,000, 4 6 24, 4 5 20, 6,500 रुपये। अब उसके बाद कह रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट भी बताओ। तो डेप्रिसिएशन रेट के लिए फार्मूला क्या रहता है, डी अपॉन में सी माइनस एस इंटू 100। तो डी आया 6,500, सी माइनस एस करेंगे तो 26,000 आ जाएगा इंटू 100। तो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 25%। ये तो आ गया डेप्रिसिएशन रेट। अब कहते हैं कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बनाओ। शेड्यूल कैसे बनाना होता है, शेड्यूल के लिए आप यहाँ लिख लो ईयर, ठीक है, फिर लिखो बुक वैल्यू इन द बिगनिंग, यानी ईयर की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, और बुक वैल्यू एट द एंड कितनी है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कितनी है। तो स्टार्टिंग में कितनी कॉस्ट थी उसकी, 30,000, पहले साल में उसकी कॉस्ट है 30,000। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 6,500 का, तो कितना रह गया, 23,500। ठीक है, फिर दूसरे साल क्या हुआ, 23,500 वैल्यू है, 6,500 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो रह गया 17,000। फिर तीसरे साल की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 17,000, 6,500 का फिर से डिप्रिसिएशन हो गया, तो वैल्यू रहेगी 10,500। फिर 10,000 चौथे साल में 10,500 इसकी वैल्यू है, 6,500 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो वैल्यू रहेगी 4,000। तो टाइम आपको 4 साल का दे रखा, तो 4 साल तक बनाना है। और जो स्क्रैप वैल्यू आपको 4 साल के एंड में दे रखी थी, वो स्क्रैप वैल्यू आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस तरह से आप इसका शेड्यूल बना दोगे, और इसी क्वेश्चन के साथ ही आई थिंक हमारा ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वाला मेथड आपके सिलेबस में है नहीं। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ये पूरा टॉपिक लगभग 1.5 घंटे की हमारी ये क्लास रही है। तो उसके अंदर पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को ही, इसी टाइप के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। तो आपके फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के पूरे 15 के 15 नंबर आपकी पॉकेट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।